हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंकाइलोसिस। एंकाइलोसिस में हम आज आपके साथ एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस जो है ये एक लड़की का है। ये लड़की की उम्र अराउंड 19-20 साल है। ये जब पहली बार गई अपना इसको क्या हुआ था, इसको फीवर हो गया। फीवर के साथ इसको बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, जिसके साथ माइल्जिया हो गया, अर्थ्राल्जिया हो गया। जैसे कि आप जानते हो माइल्जिया और अर्थ्राल्जिया क्या होता है। माइल्जिया और अर्थ्राल्जिया होता है जब कि आपके शरीर टूट रहा हो और जोड़ों में दर्द हो रहा हो। तो डॉक्टरों ने क्या किया, डॉक्टरों ने इस केस में सबसे पहले उन्होंने इन्हें ब्लड चेक कराया। ब्लड में उन्होंने सेल चेक कराए। फिर इनको शक हुआ चिकनगुनिया का। चिकनगुनिया इस केस में नेगेटिव निकल गया, जैसे कि आपको मैंने अभी रिपोर्ट में दिखाया था। तो फिर इन्होंने अभी पीजीआई ने इसको आगे रेफ़र कर दिया। फिर इस टाइम पर पीजीआई ने इनको 3 दवाइयाँ दे दी। एक तो इसको नेप्रोसिन दे दी, दूसरी इंडोकार्प दे दी, तीसरा इसे रेबिफिट दे दी। रेबिफिट जैसे कि आप जानते हो गैस वूस और पेट की प्रॉब्लम को लेकर है। इंडोकार्प जो है इन्फ्लेमेटरी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्दों को लेकर है। ऐसे ही नेप्रोसिन होती है वो, जो कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। जब भी कोई जोड़ों का दर्द शुरू होता है डॉक्टर पहले कोशिश करते हैं वो स्टीरॉयड की तरफ ना जाए, वो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दें। तो 12 तारीख को इन्होंने नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दी। अगर इसके सबसे नीचे शायद आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर लिखा है कि 2 महीने बाद आना। मगर इस पेशेंट को उन्होंने भेजने के 7 दिन बाद ही इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द शुरू होगी। तो ये पेशेंट 19 तारीख को वापस गया पीजीआई। तो 19 तारीख को पीजीआई ने वो सारी दवाएं बंद करा दी। तो उस दिन उन्होंने जाकर इसका चेक कराया HLA-B27, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव आ गया। जब HLA-B27 पॉजिटिव आ गया तो डॉक्टर ने साथ के साथ क्या किया, उन्होंने नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग उसी दिन से बंद कर दी और वहाँ पर लिख दिया सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस और इसकी दवाइयाँ शुरू कर दी। अभी सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस में डॉक्टर्स ने क्या किया, सीधा ही उन्होंने जो दवा प्रिस्क्राइब की वो इंडोकार्प और साज शुरू कर दी। इंडोकार्प और साज अगर आप देखो तो सीधा ही डॉक्टर्स ने स्टीरॉयड शुरू कर दिए। अगर हम देखें तो स्टीरॉयड की डेफिनेशन क्या है, स्टीरॉयड आर द इमरजेंसी मेडिसिन। जब कोई भी मेडिसिन काम ना करे सबसे अंत में जाकर देनी है। मगर एक मानसिकता हो गई है, डॉक्टर के पास हमें HLA-B27 लेकर जाएं, वो सीधा ही साज प्रिस्क्राइब कर देते हैं उनको, जबकि मालूम है स्टीरॉयड के बहुत घातक रिजल्ट होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक घातक रिजल्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप पीजीआई में जाओ या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, वो रेगुलर आपके चेकअप कराते रहेंगे और इन चेकअप में वो क्या करेंगे, वो आपके चेकअप में आपके किडनी लीवर वगैरह चेक कराते रहेंगे। उनको मालूम है अगर ये हम लंबे टाइम दवाइयाँ देंगे तो लीवर पर ये असर करेंगी। जब ये लीवर पर असर करेंगी तो ये SGOT SGPT लेवल बढ़ाने लग पड़ेंगी। तो ये चीज़ें सालों साल तक चलती रहती हैं। अभी इसी केस को अगर हम लेकर चलें तो पीजीआई वाले ने इनको कहा आपने हर 2 महीने 3 महीने में आना है। ये कब, जब भी 2 या 3 महीने में जाते थे इनको साज और इंडोकार्प लिख देते थे। इनको आज तक नहीं मालूम इनको है क्या प्रॉब्लम। ये फिर आकर मुझे मिले, मैंने इनको बताया कि हाँ ये दवाइयाँ छुटनी बहुत मुश्किल है और टाइम लगता है और इनके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। ये पेशेंट अगर एक दिन दवा नहीं लेता था तो पूरा शरीर जुड़ जाता था, तुरने के लायक नहीं रहता था। अभी डिपेंडेंसी ऑफ मेडिसिन इतनी हो गई थी, जिंदगी साज के बिना इसकी चलती ही नहीं थी। बट साज के अपने जो नुकसान है वो शरीर पर बहुत घातक रिजल्ट कर रहे थे, इसलिए साज भी छोड़नी पड़नी थी। इसलिए ये परेशान हो गया मरीज। इन्होंने जाकर पीजीआई से पूछा हम दवा ले क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा हमसे क्वेश्चन मत पूछो, आप बस दवा लेते रहो, आपने कुछ पूछना नहीं है। अभी कोई पेशेंट अपने बीमारी के बारे में ना पूछे या बीमारी की जो दवा खा रहा है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में ना पूछे, ये तो बहुत गलत बात है ना। अभी देखो सल्फासेलेजिन जैसे कि साज कहते हैं, ये एक तरह की अपना दवा है जो कि अपना डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है।
ये ऑटोइम्यून जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें साज यूज़ करते हैं, वेदर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, वेदर वो एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो। डॉक्टर अभी एलोपैथी में ये दवा पर ही निर्भर है। इसके अलावा अगर आप बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, छोटे डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कोई और दवा नहीं देंगे। अभी इन दवाओं से क्या है, हौली हौली बोन मैरो पर असर पड़ने लग पड़ता है, लोगों के WBC काउंट वगैरह कम होने लग पड़ते हैं, प्लेटलेट काउंट गड़बड़ाने लग पड़ते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट और बाकी चीज़ें कम हो तो उससे भी शरीर पर नुकसान होने लग पड़ता है। अब इसको डॉक्टर चेक तो कर रहे हैं, मगर इस पेशेंट के ये काउंट बढ़ा नहीं रहे थे। इससे क्या हो रहा था, पेशेंट डे बाय डे वीक हो रहा था, सी रिएक्टिव प्रोटीन उसके बढ़ रहे थे और उसको प्रॉब्लमें बढ़ती जा रही थी। ये पेशेंट पूरी तरह से परेशान हो गया था। तो ये पेशेंट एंड में थक हार कर ये मेरे पास आया। इसने कहा डॉक्टर साहब ऐसे करके ये दवा है, मुझे हर 2 महीने में PGI वाले दे देते हैं। उन्होंने जब मुझे दवा का नाम बताया, साथ के साथ मैंने उनको बताया कि ये आपको HLA-B27 होगा। उन्होंने कहा ये क्या होता है। मैंने कहा आपको डॉक्टर्स ने समझाया नहीं PGI में। वो कह रहे नहीं समझाया। देखो ये तो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई पेशेंट 6-8 महीने से या मान लो 2-2.5 साल से दवा ले रहा है, आप उसको उसकी बीमारी के बारे में पहले तो ना बताओ, क्योंकि PGI में क्या है, उन्होंने 10-12 साल की स्टडी करनी है इस केस की। इसलिए वो चाहते हैं कि ये पेशेंट दवा लेता रहे, उसको मालूम ना हो ये दवाओं के घातक परिणाम क्या है। और ये दवा उन्होंने कहा लेते रहो अगर ज़िंदगी चलानी है, अगर नहीं लोगे तो आपको शरीर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब बात ये आ जाती है, दवा लेंगे तब नुकसान, नहीं लेंगे तब नुकसान। ये 2 साल की केस टेकिंग है उस पेशेंट की PGI में। ये पेशेंट जब मेरे पास आया ये हताश हो चुका था कि मेरे पास दवा कभी छूटेगी भी कि मैंने पूरी ज़िंदगी खानी है। एक तो लड़की है, दूसरा लड़की कल को शादी होनी है और 10 समस्याएं यानी प्रेगनेंसी होनी है और चीज़ें घर के काम करने हैं। शादी के बाद तो बच्चा कह नहीं सकता कि मैंने काम नहीं करना दूसरे के घर जाकर। तो इनके माँ बाप परेशान थे। अभी इनका इलाज मेरे पास चल रहा है। अभी हमने साज हौली कम कर दी है, इसकी पेन कम हो गई है। अभी रात को जब करवट लेता है बच्चा तो इसको पेन भी कम हो रही है। वैसे भी दिन में जो रोज़मर्रा के काम है उसमें अभी ये जा पा रही है। अभी इसने जॉब ज्वाइन कर ली है, अभी जॉब भी कर रही है। जॉब में 12-13 घंटे की इसकी जॉब है, उसको वो अटेंड कर पा रही है। ये चीज़ें इसके साथ साथ क्या है, हमने जो इसके WBC काउंट गड़बड़ हो रही थी उसको हमने ठीक किया। WBC इसके बहुत टाइम से गड़बड़ हो रहे थे और इसके प्लेटलेट बार बार कम हो जाते थे। अगर आप रिपोर्ट से देखो तो ये प्लेटलेट काउंट भी हमने दोबारा से ठीक किया। क्योंकि देखो बीमारी जो है ना, ये एनकाइलोसिस अकेले नहीं आती, ये अपने साथ 4 बीमारियां और लेकर आती है। वो 4 बीमारियां ऑटोइम्यून डिजीज़ में बीमारियां आती हैं। वो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, वो IBS भी हो सकता है। IBS क्या होता है, जैसे कुछ खाएगा वो पचेगा नहीं, जब कुछ पचेगा नहीं तो शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी। इससे क्या होता है, हौली हौली एनकाइलोसिस के पेशेंट में वीकनेस आ जाती है। अभी तो कुछ स्टडीज़ भी प्रूव कर रही हैं कि जो लीकी गट है, जो गट बैक्टीरिया है, क्लेब्सिला है, वो एनकाइलोसिस पर असर डाल रहा है। मगर जो एलोपैथी डॉक्टर हैं इनका फोकस नहीं है कि पेट का बैक्टीरिया और हाजमा, पेट का हाजमा हम साथ में ठीक करें। हम जब होम्योपैथी में इसको ठीक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो उसको बीमारी को ठीक कर रहे हैं, दूसरा बीमारी के कारण ठीक कर रहे हैं। हाजमा कमजोरी, यूरिक एसिड, RA फैक्टर या ऑटोइम्यून डिजीज़ या HLA-B27 ये हुई क्यों? ये हुई इसलिए क्योंकि उस बंदे में कुछ कमियां थी। उसके घर में और भी तो व्यक्ति हैं जिनको ये नहीं हुई। अगर हम जीन्स को लेकर चले, जीन्स तो माँ बाप से सभी बच्चों को एक जैसे निकलते हैं, मगर सभी को तो एनकाइलोसिस होता नहीं। एनकाइलोसिस उस व्यक्ति को होता है जो वीक हो, कमज़ोर हो, जो इसके प्रति संवेदनशील हो। अभी एनकाइलोसिस के पेशेंट में होम्योपैथी क्या करती है, होम्योपैथी सारी डिटेल लेती है। वो समझती है पेशेंट क्या है, क्या नेचर है, उसका चलने फिरने का काम है, बैठने का काम है, कि उसका सीडेंटरी वर्क है, वो कब वर्क को जानती है, फिर उसके नेचर को जानती है कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, टेंशन लेने की आदत है। क्योंकि टेंशन जब भी आप ज़्यादा लोगे उससे ऑटोइम्यून आपका सप्रेस हो जाएगा। जैसे ही ऑटोइम्यून सप्रेस होगा, HLA-B27 और अदर जो भी
ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जैसे RA फैक्टर हो गया, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्रोन डिजीज़ हो गया, ये सभी आप पर हमला कर देंगी। तो होम्योपैथी कोई भी पेन किलर देने में विश्वास नहीं करती। पेन चाहे होम्योपैथी में हौली जाती है, मगर ये इसलिए जाती है क्योंकि आपकी डिस्क ठीक हो रही होती है, और डिस्क में जो आपके ओस्टोफाइट बन रहे हैं वो डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, और दूसरा जो आपके ओस्टोफाइट ऑलरेडी बन चुके हैं वो डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, और जो लिगामेंट स्टिफ हो गए हैं, जो डिस्क स्टिफ हो गई हैं, उसकी फाइब्रोसिस कम हो रही होती है। तो होम्योपैथी में आपको अपना एंकाइलोसिस का इलाज कराना चाहिए। एलोपैथी मैं नहीं कहता ख़राब है, बहुत मजबूरी में तो एलोपैथी लेनी पड़ती है, मगर अगर आप 10-10, 20-20 साल सल्फासेलेज़ाइन जैसी दवाइयाँ लोगे या इंडोकार्प जैसी दवाइयाँ लोगे, वो आपके लीवर और किडनियों को नुकसान कर देंगी। तो समझदारी इसमें है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढो, आप उससे अपना परामर्श करो और इलाज कराओ। हम भी ऑनलाइन सर्विस देते हैं, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना फ़ोन नंबर दिया है, आप उसके थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक्स अ लॉट। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। ओके बाय।